नमस्कार विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हम संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। संधि के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसके भेद, इन सभी का अध्ययन हमने किया था। सबसे पहले थी हमारी स्वर संधि, जिसे अच संधि भी बोला जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत हमने उनके भेद पढ़े थे। 5 भेद बताए गए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है, उसके नियम क्या हैं। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलवा देती हूँ स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का नियम क्या है? सबसे पहले नियम बताया गया है, यदि आपका पूर्व पद अर्थात पहला पद उसमें ए आ जाए और दूसरे पद में भी ए आ जाए, यानी कि दोनों ही पदों में स्वर आ जाए, तो हमारा दीर्घ बन जाता है, आ हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे राम प्लस अवतार है। राम, मैं के अंदर ए मिला हुआ है, उत्तर पद में ए है, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? रामावतार है। दूसरा नियम है इसका, पूर्व पद में ए हो, उत्तर पद में आ हो, तब भी उसको दीर्घ हो जाता है, आ ही हो जाता है। उदाहरण देखो, देव प्लस आल्य है। देव, देव के अंदर ए है और इधर क्या है? आ, तो इसको भी दीर्घ बन जाएगा। किसको? जो वै के अंदर ए था और इधर आ था, देवाल्य है। तीसरा नियम बताया इन्होंने कि पूर्व पद में भी आ हो, उत्तर पद में भी आ हो, अर्थात दोनों पद में हमारा यदि दीर्घ स्वर आ जाए तो भी उसको दीर्घ ही होगा। विद्या प्लस आल्य है। विद्या, इसमें भी आ है। आल्य, इसमें भी पहला वर्ण क्या है? आ है। दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आ, विद्यालय। प्यारे बच्चों, ये देखो, मैंने यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझा रखा है कि हमारा विद्यालय बना कैसे है। विद्या, द के अंदर आ था, ये आ है, आल्य में आ था। अब देखिए, विद्य, अगर इस द के अंदर यह है और इधर आ था, इन दोनों को मिलाकर आ हुआ, तो यहाँ पर विद्य, विद्या के य के अंदर आ मिल गया, विद्यालय है। अब आ जाता है नियम, यदि पूर्व पद में आ हो, उत्तर पद में ए हो, तो भी दीर्घ बन जाता है, आ। उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अर्थी। विद्या, यह में आ है और इधर ए, तो इसको बन गया विद्यार्थी। ये देखो कैसे कर रखा है, ध्यान से देखो, समझो, आपको ऐसे ही समझकर करने हैं। फिर आता है नियम, यदि पूर्व पद में हो हमारी ह्रस्व ई और उत्तर पद में ह्रस्व ई, जिसको आप छोटी ई बोलते हो, तो उसको दीर्घ ई हो जाता है। गिरी प्लस इंद्र है। गिरी, रै में भी ई है, कौन सी? ह्रस्व अर्थात छोटी, इधर भी क्या है? छोटी ई, तो इसको क्या हुआ? गिरीन्द्र। अगला नियम है, यदि पूर्व पद में ह्रस्व ई हो, उत्तर पद में दीर्घ ई हो, तो उसको ई हो जाता है। गिरी प्लस ईश है। यहाँ क्या था? रै में क्या थी? छोटी ई थी, उत्तर पद में क्या है? बड़ी ई है। दोनों को हटा के इसके अंदर क्या मिल जाएगा? बड़ी ई मिल जाएगी,
तो क्या बन गया? गिरीशः। अगला नियम देखना। अगला नियम है, यदि आपका दोनों ही पदों में क्या हो? दीर्घ ई, तो उसको भी दीर्घ ई ही बन जाती है। जैसे सती प्लस ईशः, सतीशः। ऐसे ही पहले दीर्घ ई हो फिर ह्रस्व ई हो तो उसको भी क्या बन जाता है? दीर्घ ई। योगी प्लस इंद्रः, योगींद्रः। इसी तरह हमारा ऊ स्वर आ जाए, छोटा ऊ, अगला भी छोटा ऊ, जिसको आप छोटा ऊ बोलते हैं, ह्रस्व ऊ, तो उसको दीर्घ ऊ बन जाता है। सु प्लस उक्तिः, सूक्तिः। ऐसे ही प्रथम वर्ण क्या हो? ह्रस्व ऊ हो और उत्तर में क्या हो? दीर्घ, तो उसको भी दीर्घ बन जाता है। जैसे सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। इसी तरह दोनों ही दीर्घ ऊ हो तो भी हमारा दीर्घ हो जाता है। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। उत्तर प्रथम वर्ण प्रथम पद का दीर्घ ऊ, उत्तर पद का ह्रस्व ऊ, तो भी हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पर हमारा बन जाता है ह्रस्व दीर्घ ऊ। वधु प्लस उपरी, वधुप्री। इसी प्रकार री ह्रस्व और यहाँ पर ये भी ह्रस्व है तो इसको क्या बन गया? ये दीर्घ री। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। तो विद्यार्थियों, ये आपकी स्वर संधि के कुछ उदाहरण थे जिनको मैंने स्पष्ट किया है। आप इनकी परिभाषा समझकर इनका अभ्यास करें। अभ्यास करोगे आपको उतनी ही संधि स्पष्ट होगी। जब तक अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास के बिना संधि नहीं आएंगी। इसलिए आपको स्वर संधि का पहले उसकी परिभाषा समझिए, फिर उसके उदाहरण कि इसमें ये नियम कहाँ पर लागू हुआ है, कैसे लागू हुआ है, वो सभी आप करोगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्वर संधि का अगला भाग गुण संधि करवाऊंगी। तब तक स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।